इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत संकाय के द्वारा समायोजित सरल संस्कृत प्रथम बोध के अंतर्गत आज हम लोग स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। जब हम लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें संधि बोध बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संधि ज्ञान के हम श्लोकों का भी सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संधि का ज्ञान करना आवश्यक है। संधि का सामान्य अर्थ है मेल, जोड़ने को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसी को हम परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अतिशय सन्निधि को ही हम संहिता कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम है संहिता। तो संहिता का मतलब होता है संधि। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मिलना। इस प्रकार से संहिता को संधि और संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। यह अत्यंत आवश्यक होता है। कहां कहां यह अत्यंत आवश्यक है? संधि के लिए एक रूल है कि कहां कहां संधि अवश्य करनी चाहिए। काव्यादर्श में लिखा है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता माने संधि। संधि कहां कहां अवश्य करनी चाहिए? तो एक पद हो, एक पद जब हम बनाते हैं तो वहां उनके बीच में, वर्णों के बीच में संधि अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार से धातु और उपसर्ग को एक साथ जब लगाते हैं, जोड़ते हैं, वहां भी संधि अवश्य करनी चाहिए। समास में अवश्य करनी चाहिए। और बोलने में कोई जरूरी नहीं है, वो वक्ता की इच्छा पर है कि वह संधि करे या न करे। जैसे हम बोल रहे हैं अहम गच्छामि, गच्छाम्यहम, ये भी बोल सकते हैं। तो गच्छाम्यहम में संधि कर दिया, और न संधि करें तो गच्छामि अहम, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वक्ता की इच्छा पर तो वाक्य में होता है, लेकिन संहिता एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में संहिता माने संधि जरूर होनी चाहिए। जैसे एक पद का उदाहरण है पावक। तो पावक एक पद है, यहां पर संधि अवश्य करनी है, तभी यह पावक बना है। इसी प्रकार से धातु उपसर्ग में मान लीजिए वश धातु है, उसका लंग लकार का रूप बनाया अवसत और नी उपसर्ग लगा दिया। तो नी उपसर्ग के साथ अवसत यदि हम प्रयोग करें तो नी अवसत बोलना ठीक नहीं है, ये गलत है। इसीलिए धातु उपसर्ग में नित्य संधि है, तो यहाँ हमें बोलना है, लिखना है न्यवसत। तो यहाँ धातु उपसर्ग में नित्य है। समास में विद्यालय, तो विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या का आलय, यहाँ समास है। और इस समास में हम ऐसा नहीं लिख सकते कि विद्या आलय, यहाँ पर संधि जरूर करनी होती है। तो तब हम पद बनाते हैं विद्यालय, विद्यायाः आलयः। और विद्यायाः आलयः अलग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन विद्या और आलय अलग अलग नहीं बोल सकते, वहां संधि करनी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से संधि के लिए संस्कृत में यह सूत्र है, एक श्लोक के माध्यम से बताया गया कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। और वाक्य में वक्ता के ऊपर है कि वह संधि करे या संधि न करे। जैसे रामः वनम गच्छति, तो रामो गच्छति वनम भी बोल सकता है, रामः गच्छति वनम भी बोल सकता है। ये वक्ता के इच्छा पर है। इस प्रकार से संधि का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यदि हम अच्छा लिखना चाहते हैं,
शुद्ध पढ़ना चाहते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। और आज हम लोग स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि सामान्यतः 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। हम इन 3 संधियों को जानेंगे और आज इस पाठ्यक्रम में, इस व्याख्यान में हम लोग स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि का मतलब होता है कि स्वर वर्णों के मेल जहां हो, स्वर वर्णों का मेल जहां हो उसे स्वर संधि कहते हैं। हल वर्णों का जहां हो उनको हल संधि और विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज हम इन पर, स्वर संधि पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वर माने अच, अच संधि। तो आप सोचेंगे अच क्या है? अच प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्तम नाम। तो संस्कृत में हम प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? तो आपको जानकारी होगी कि संस्कृत के जो वैयाकरण हैं, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया, पाणिनि, ऐसे महान वैयाकरण हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी का निर्माण किया। उस अष्टाध्यायी के शुरुआत में ही 14 माहेश्वर सूत्र है। ऐ उण ऋल ऋक ए उंग ऐ औच है वरट लण यमगणनम झभय घड़धस जब गड़दस खप छठत चटतव कपय सससर हल। ये 14 सूत्र हैं। इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं क्योंकि यह भगवान शंकर के डमरू से आए। उन्होंने बजाया डमरू, उस डमरू से ये 14 सूत्र निकले, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इन 14 सूत्रों की ही सहायता से हम प्रत्याहार बनाते हैं। इनको प्रत्याहार कैसे बनाते हैं कि देखिए, एक और पाणिनि ने सूत्र दिया है। उन सूत्रों की सहायता से आदिरंतेन सहेता हलंत्यम आदि सूत्रों की सहायता से हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो प्रत्याहार माने संक्षिप्त नाम। जैसे एक सूत्र है अयुण। अब हम अण प्रत्याहार बना रहे हैं। अण प्रत्याहार का मतलब हुआ अयुण में अ पहला अक्षर है, अड़ अंतिम अक्षर है। तो ड़ और अ के बीच में जो ई और उ आते हैं उनका ग्रहण होता है। तो अण प्रत्याहार में अ ई उ अंतिम अक्षर का हम ग्रहण नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर अच प्रत्याहार कहां से कहां तक है? अयुण से लेके ए औच यहां तक के वर्णों को अच प्रत्याहार में रखते हैं। अयुण के अ से लेकर के ए ऐ औच के च तक इसको अच कहते हैं। अब इस अच प्रत्याहार में जो सूत्र के अंतिम वर्ण हैं उनको इत्संज्ञक कहते हैं। उनको, उनका हम ग्रहण नहीं करते, उनका प्रयोजन केवल प्रत्याहार बनाने के लिए करते हैं। तो अच प्रत्याहार में अ ई उ रिल रि ए ओ ऐ औ इतने वर्णों का ग्रहण होगा। तो अच प्रत्याहार में सारे स्वर वर्ण आ गए। अ ई उ रि लृ ए ओ ऐ औ इतने वर्णों को मिला करके अच प्रत्याहार बनता है। तो पाणिनि ने इस प्रत्याहार सूत्र के माध्यम से इतनी सरलता से, इनको इतना हमें नहीं बोलना पड़ा, इन 4 सूत्रों को नहीं कहना पड़ा। अच बोले, संक्षिप्त नाम बोले अच, और अच कहने से अ ई उ रिल ऋ ए ओ ऐ औच का ग्रहण हो गया। तो इसको अच माने स्वर, ये स्वर वर्ण है, इनको हम स्वर कहते हैं। तो अच संधि में इन्हीं वर्णों के माने अ के सामने अ आए, ई आए, उ आए, री आए, लृ आए, ए आए, ओ आए, ऐ आवे, औ आवे, तो क्या परिवर्तन होगा? यही सारा, जैसे अ के सामने उसी प्रकार ई के सामने ये सारे अच आ जाएं, उ के सामने ये आए, तो क्या परिवर्तन होगा वर्णों में? इसी को हम समझते हैं अच संधि में। और हल है,
हैवरट से लेकर के हल के ल तक का ये हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आ गए। हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खफ छठत चटत, कपय, सससर, हल। इनका भी जो उपस्थापन है ये अद्भुत है। यहाँ देखिए ह य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण य व र ल, उसके बाद पंचम वर्ण, सारे पंचम वर्ण जो 5 वर्ग होते हैं उनके पंचम वर्ण आ गए। उसके बाद चतुर्थ वर्ण आ गए, उसके बाद तृतीय वर्ण आ गए, उसके बाद द्वितीय वर्ण आए, उसके बाद प्रथम वर्ण आए, फिर उष्मा वर्ण आए। इस प्रकार से इनको संयोजित किया गया है कि संपूर्ण पाणिनि व्याकरण में इनका सूत्रों में प्रयोग किया गया है। इन्हीं के माध्यम से प्रत्याहार बने हैं। लगभग संस्कृत में 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन प्रत्याहारों की सहायता से हम पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझ पाते हैं। यदि ये प्रत्याहार न हो तो हम पाणिनि की अष्टाध्यायी को ही नहीं समझ सकते हैं। जैसे इको यणच, यह सूत्र है, तो इक है, यण है और अच है। ये तीनों को जानने के लिए इन प्रत्याहारों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार संधि को पढ़ने के लिए इन प्रत्याहारों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच प्रत्याहार में हम अच संधि की चर्चा कर रहे हैं। तो अच संधि, जब तक अच को नहीं जानेंगे तब तक अच संधि कैसे करेंगे। तो इस प्रकार इन प्रत्याहारों की सहायता से हम अच, हल, झर, एम, एच, झल आदि प्रत्याहारों को समझेंगे। आगे इस प्रकार से इनको लेकर के हम सबसे पहले अच माने स्वर संधि पर विचार विमर्श करेंगे। स्वर संधि का एक पहला उदाहरण हम लेते हैं यण संधि। इको यणच, यण संधि। यण संधि का यह सूत्र है, पाणिनि का सूत्र है इको यणच। इसका नियम है कि इक के स्थान पर, अब इक में कौन वर्ण आएंगे, तो हमें फिर प्रत्याहार सूत्र पर जाना है। और प्रत्याहार सूत्र में बताया गया इक माने ई, उ, रि, लृ, ये 4 वर्ण इक में आते हैं। इक प्रत्याहार में ऐ, उण, ऋ में इक हमें निकालना है। तो ई, उ, रि, लृ ये 4 वर्ण यण प्रत्याहार में आएंगे। तो इक के स्थान पर यण होता है अच के रहने पर। इक में ये वर्ण आए और यण में कौन से वर्ण आए, य, र, ल, व, ये यण प्रत्याहार में आए। तो इक के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, यण। और कब होगा, जब इक के पश्चात अच हो। अच में तो सारे स्वर आ गए, तो इन दोनों स्थितियों में इक रहे और उसके पश्चात ये अच रहे, तो इक के जगह पर यण आदेश होता है। इस प्रकार की संधि को हम कहते हैं यण संधि। तो आप प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। इक, ई, उ, रि, लृ, यण, य, व, र, ल और अच माने संपूर्ण स्वर ऐ, उण, ऋ, लृ, ए, ओंग, ऐ, औच, ए, अच आ गए। अब एक एक उदाहरण से आप समझिए। इति है और उसके बाद है आदि, बहुत हम कॉमन प्रयोग है इति आदि। प्रति एक, प्रत्येक, तो इति है। इति में तग में ई है। ये जब हम लिखते हैं तो आपको लिखने में दिख रहा है कि तो बाद में ई पहले है, लेकिन ऐसा नहीं है। ई है, फिर तो है और फिर ई है। तो इति में ई है, ई के जगह पर यण होना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में अच है। आदि अच वर्ण में है। जब हम अयुण ऋलिक में अ देखते हैं तो अ है, आ तो है नहीं। तो संस्कृत में हम अ 18 प्रकार के मानते हैं। अ माने अ भी, आ भी। अ 3 प्रकार का हुआ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व अ है और दीर्घ आ है और प्लुत अ। इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इनका हम ग्रहण करते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक। इस प्रकार से हम संस्कृत में
अ 18 प्रकार का मानते हैं। तो आदि में अच, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। कैसे आया? अ का एक भेद है आ, तो यह इक के पश्चात अच है। इत में इक है और आ अच है। अब संधि का अवसर हो गया, संधि करना है, दो वर्णों को जोड़ना है। तो यहां ई के जगह पर कौन सा आदेश हो? तो यहां चार हमारे पास हैं, य, व, र, ल। अब इसमें से प्रश्न होता है कि कौन सा आदेश हो। इसको जानने के लिए पाणिनि ने एक और नियम दिया, और उस नियम से हम देखते हैं कि ई का उच्चारण स्थान क्या है और य का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है। दोनों का उच्चारण स्थान देखते हैं, जो सबसे निकट का होता है उसी को वहां पर आदेश देते हैं। तो ई और य का उच्चारण स्थान में साम्य है, इसीलिए ई के जगह पर य हो जाता है और संधि होकर के इत्यादि बनता है। इत्यादि ही, इति प्लस आदि ही। इति को आदि के साथ जब हम संधि करेंगे तो यहां यण संधि होगी और इत्यादि यह प्रयोग बनेगा। हम सरलता से, सहज ढंग से आपको बता रहे हैं, क्योंकि व्याकरण में और विस्तार से इनका विवेचन किया गया है, लेकिन अभी संस्कृत बोध सरलता से हमें करना है, इसीलिए सहजता के साथ आपको संक्षेप में सरलता से यह बात बता रहा हूं। इसी प्रकार देखिए, सु है, सुआगतम, स्वागतम बोलते हैं, तो सुआगतम, तो सु में उ इक है और आगतम में आ अच है। अब फिर यहां पर संधि का अवसर हुआ, तो कौन सी संधि होगी? तो कहा इको यणच से यण संधि होगी। क्यों भाई? तो कहा इक है, इक के जगह पर यण होगा, यदि अच हो तो सु इक है और उसके पश्चात अच भी है, तो यहां अण होगा। तो प्रश्न हुआ कि यण में से कौन सा यण होगा? य होगा कि व होगा कि र होगा कि ल होगा? तो फिर वही हम नियम देखे कि दोनों का उच्चारण स्थान मिलाते हैं। सु का उच्चारण स्थान और व का, य का, सबका मिलाते हैं। जिसका सबसे निकट का होता है वही वर्ण वहां आदेश करते हैं। तो यण में से व का यहां आदेश हुआ और सु के उ के जगह पर व हो गया और आ उसके साथ मिल गया, तो स्वागतम यह शब्द बन गया। इसी तरह से पितृ आज्ञा, पितृ है, री है, तो री ये इक है और आज्ञा का आ अच है। इन दोनों के बीच में यण संधि उपस्थित है। फिर उसी प्रकार से री का और र का, य का, व का, सबका उच्चारण स्थान मिलाएंगे। जो उच्चारण स्थान निकटता से मिलेगा, जिसका साम्य होगा, उच्चारण साम्य होगा, स्थान साम्य होगा, वह आदेश होगा। तो र आया, री के जगह पर र, रेफ आ गया और पित्राज्ञा ये शब्द बन गया संधि होकर के यण संधि। इसी प्रकार से लृ प्लस आकृति, तो लृ में लृ इक है, आकृति का आ ये अच है। इन दोनों को मिला करके यण संधि करके हम लाकृति शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत अनेक उदाहरण हैं। जब हम संस्कृत में श्लोकों को पढ़ेंगे तो एवं प्रकारेण यण संधेः स्वरूपम अस्माभिज्ञातम स्वर अत्र यण संधेः स्वरूपमिदं इकस्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय। संहिता अर्थात संधि, संधेः यदा अवसरः उपस्थितः भवति तदा इक स्थाने यणादेशः भवति। यदि अच अस्ति परम एवं रूपेण अस्माभिः विभिन्नैः उदाहरणैः एतद् अवगतम्। अधुना वयम् अन्यं संधिं पठिष्यामः। अन्यः संधि वर्तते अयादि संधि। अयादि संधेः सूत्रमस्ति एचो यवा यावः, एतत् सूत्रम वर्तते। अत्र यहां पर एच प्रत्याहार है और एच के स्थान पर
अय, अव, आय और आव ये आदेश होने। एचो यवा यावह, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई, ओ, औ। हम पूरा अच प्रत्याहार का जब हम सूत्र पढ़ते हैं, ऐ उण, रिल रिक, ए उंग और ऐ औच, ये चार जब पूरा सूत्र हम पढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं अच प्रत्याहार। अच में तो सारे स्वर आ गए और इच में कौन कौन आए? ए, आई, ओ, औ, ये चार इच प्रत्याहार में आते। इनकी जगह पर जब अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है, ऐसे स्थिति को हम अयादि संधि कहते हैं। तो अयादि संधि में अब प्रश्न हुआ कि इच तो चार और अय, अव, आय और आव भी चार, तो किसके स्थान पर कौन आदेश? तो एक दूसरा सूत्र आया, पाणिनि ने सूत्र दिया, यथा संख्य मनुदेश समाना। जब सम संबंधी विधि हो तो समान, जैसे एच चार हैं और ये अयादि भी चार हैं, तो क्रमशः एक के स्थान पर दूसरा, जैसे एच में पहले ए है, अयादि में ये चार हैं, अय, अव, आय और आव, तो इसमें ए के जगह पर अय क्रम से हमें बनाना है, तो ए के जगह पर अय, ऐ के जगह पर आय, ओ के जगह पर औ और औ के जगह पर आओ, ये आदेश करना है। तो इस प्रकार से एचो यवा यावह में ए के जगह पर अय, ओ के जगह पर अव, ऐ के जगह पर आय और औ के जगह पर आओ, ये आदेश होगा। तो इस प्रकार से एक एक उदाहरण से हम देखेंगे, जब एक एक उदाहरण देखते हैं, एक एक उदाहरण से हम जब इसको समझेंगे, तो देखिए हरे प्लस ए, हरे प्लस ए है। अब यहां पर हरे में ए है, ए के जगह पर अय, आय, अव और आओ, इनमें से चार में से कौन आदेश? तो कहा ये सम संबंधी विधि है, तो ए हरे में ए के जगह पर अय आदेश होगा। तो हरे में ए के जगह पर अय हुआ, तो हर, अय और ए, तो हर में र हलंत हो गया, आधा र, तो हर, अय और ए। अब इनको सबको मिला देंगे तो बन जाएगा हर ये। नई प्लस अकह, तो नई में आई है, तो आई के जगह पर कौन सा आदेश होगा? आय। तो नई प्लस आय, आय आदेश होना है तो नई के आई के जगह पर होना है, तो न फिर आधा वर्ण हो जाएगा, तो न प्लस आय और प्लस अकह, आय में यह हलंत है, जो सबको मिलाएंगे तो बनेगा नायकह। इसी प्रकार से पो अनम, पो प्लस अनम, अब पो में ओ है, यहां पर स्थिति है अयादि संधि की, तो अयादि संधि की स्थिति होने पर पो के अव के स्थान, ओ के स्थान पर अव आदेश होगा एचो यवा यावह से, तो पवनम ये रूप बनेगा। इसी प्रकार से पौ प्लस अकह, अब पौ में औ है, तो औ के जगह पर आय आदेश होगा और इनको मिलाने से पावकह ये शब्द बनेगा। इस प्रकार से हम लोग दो संधियों के बारे में समझे। एक संधि है इको यण संधि और दूसरी संधि अयादि संधि। इनका प्रयोग संस्कृत में हमें जब कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग हमें बार बार मिलता है, तो इसलिए इसके ज्ञान हमें आवश्यक है। और इस कारण से यण संधि और अयादि संधि इन दोनों का बोध हमें करना है, और आप बार बार जितना इसका अभ्यास करेंगे और सूत्र पढ़ते समय जो भी संधि पढ़ें उस संधि को सूत्र पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए इको यणच है, अब इको यणच ये सूत्र है,
आपके पाठ्य पुस्तक में विस्तार से विषय बताया गया है। तो आप पहले माहेश्वर सूत्र देखिए। इसके साथ साथ हम लोगों को एक और चीज जाननी चाहिए, वो है उच्चारण स्थान। क्योंकि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे हमारे जितने अच वर्ण हैं, हल वर्ण हैं, इनके उच्चारण स्थान को जानना बहुत जरूरी है। बिना उच्चारण स्थान के जाने हमें कैसे पता चलेगा कि ई और य का उच्चारण स्थान एक है। ईचु यशानाम तालु अकुह विसर्जनीया नाम कंठ इत्यादि ये उच्चारण स्थान के जो नियम हैं, इनको जरूर पढ़ना हम लोगों को चाहिए। तभी हम इन विषयों को सहजता से पढ़ सकते हैं। और यण संधि तो बहुत, गीता पढ़ना हो, अन्य ग्रंथ पढ़ना हो, तो इस संधि का प्रयोग अधिकता से मिलता है। इसीलिए आपको बार बार इनका अभ्यास करना बहुत सहज है, सरल है। हम ज्यादा इस विस्तार और सरलता की दृष्टि से एक एक विषय को आप अच्छी तरह से समझें, इसीलिए इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे आप प्रति प्लस एक लिए, प्रत्येक, यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये ऐसे उदाहरण हैं जो हम रोज बोलते हैं। प्रति प्लस उत, तो इसमें प्रति प्लस उत ई है, तो हमें दो तरीके से संधि को पढ़ना है। एक तो संधि करना और दूसरा संधि तोड़ना। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें संधि किए हुए पद होते हैं, और जब हम संधि करते हैं, दो वर्णों को जोड़ करके संधि करते हैं, तो उसको उस दृष्टि से भी जाने और संधि करें भी। जो किताब में है उनका निरंतर आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास में दिया हुआ है। तो ई के जगह पर क्या होगा, ऊ के जगह, री के जगह, लृ के जगह यदि उसके बाद अच हो तो यण होना है। इस प्रकार से यण संधि का अभ्यास और अयादि संधि का अभ्यास दोनों ही आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अयादि संधि भी बहुत सरल है, केवल उसको आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि ए के जगह पर कौन, ओ के जगह पर कौन, ऐ के जगह पर कौन, औ के जगह पर कौन आदेश हो। तो सहजता के साथ, सरलता के साथ इन विषयों को आप बार बार देखें और अपने पाठ्य पुस्तक से अभ्यास करें। आज के इस व्याख्यान में हम लोग केवल 3 विषयों पर अपना ध्यान एकत्रित कर रहे हैं। एक तो संधि क्या होती और संधि कहां कहां जरूरी होती है, ये विषय है कि संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो एक पद में, समास में और धातुपसर्ग में संधि अवश्य करनी चाहिए। और जहां पर वक्ता वाक्य बोल रहा है वहां पर संधि करे या न करे, ये उसके ऊपर है, एक विषय। दूसरा विषय ये कि हम अच संधि पढ़ रहे हैं, अच संधि अनेक हैं, उसमें से आज हम लोगों ने केवल 2 संधियां ली, एक यण संधि और दूसरी अयादि संधि। यण संधि जो है वह इको यणच, इस सूत्र के माध्यम से हमने समझा कि इक के जगह पर यण होगा यदि अच हो। उसी प्रकार से अयादि संधि को समझा विभिन्न उदाहरणों से। मैं विषय को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि यह आपको सहजता से, सरलता से समझ में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पुनः अगले व्याख्यान में स्वर संधि के अन्य उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।